सोचिए, हिंद महासागर में एक ईरानी वॉरशिप पर हमला हो जाता है और इसके बाद शुरू होता है एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशन। तो चलिए इस पूरी घटना को आज हम परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के ना 3 मेन हिस्से हैं। पहला, एक डिस्ट्रेस कॉल, मतलब मदद की गुहार। दूसरा, एक डूबता हुआ युद्धपोत। और तीसरा, एक बहुत ही तेज जवाबी कार्रवाई। तो हुआ ये कि 4 मार्च को ईरानी फ्रिगेट, जिसका नाम था IRS देना, हिंद महासागर से गुजर रहा था और तभी एक अमेरिकी सबमरीन ने उस पर टॉर्पीडो से हमला कर दिया। ये घटना हुई श्रीलंका के गाले तट से सिर्फ, आप समझिए, 20 नॉटिकल मील की दूरी पर। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब गहरे समंदर में इस संकट का पहला सिग्नल क्या था? ये सब कुछ शुरू हुआ एक डिस्ट्रेस कॉल से। 4 मार्च की सुबह सुबह का वक्त था। कोलंबो में मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर में एक इमरजेंसी मैसेज पहुंचता है। ये मैसेज था उसी ईरानी फ्रिगेट IRS देना से। और बस यही वो एक कॉल थी जिसने एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया। देखिए, ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं थी, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। उस जहाज पर करीब 130 नौसैनिक सवार थे, मतलब 130 जानें दांव पर लगी हुई थीं। तो ये एक मामूली नौसैनिक घटना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मानवीय संकट बन चुका था। और जैसे ही इस संकट की खबर भारत पहुंची, इंडियन नेवी फौरन एक्शन में आ गई। चलिए अब देखते हैं कि भारत की तरफ से क्या-क्या और कितनी तेजी से कदम उठाए गए। जैसे ही खबर मिली, इंडियन नेवी ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। तुरंत एक बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। इंडियन नेवी का जो रिस्पॉन्स था ना, वो एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच थी। मतलब एक साथ कई मोर्चों पर काम किया गया। स्टेप 1, एयर सर्वेलेंस। एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को तुरंत खोज में मदद के लिए भेजा गया। स्टेप 2, इमीडिएट असिस्टेंस। पास में ही एक सेलिंग ट्रेनिंग शिप थी INS तरंगिणी, उसे फौरन उस जगह की तरफ मोड़ दिया गया। और स्टेप 3, सस्टेन्ड ऑपरेशन। इस पूरे मिशन को और मजबूती देने के लिए कोच्चि से सर्वे वेसल INS इक्षक को भी रवाना कर दिया गया। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पता चलता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सुबह सुबह डिस्ट्रेस कॉल मिली, 10 बजते बजते इंडियन नेवी का लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट हवा में था और शाम 4 बजे तक तो INS तरंगिणी सर्च एरिया में पहुंच भी चुका था। मतलब एकदम तेज और कोऑर्डिनेटेड एक्शन। तो इस पूरे ऑपरेशन में हर एसेट का एक खास रोल था। जो लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट था, वो आसमान से नजर रख रहा था, खोजबीन कर रहा था। INS तरंगिणी को इसलिए भेजा गया ताकि वो घटनास्थल पर पहुंचकर फौरन मदद शुरू कर सके। और INS इक्षक का काम था लापता लोगों की खोज को लगातार जारी रखना, मतलब एक तरह से रीइंफोर्समेंट का काम करना। एक तरफ तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरी घटना ने ना जियोपॉलिटिकल शॉकवेव्स भेज दी थीं। इसके जो मायने थे वो बहुत गहरे थे और इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा था। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि IRS देना असल में विशाखापट्टनम में एक मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर लौट रहा था। तो एक तरह से वो भारतीय नौसेना का मेहमान था जब उस पर यह हमला हुआ। जाहिर है, ईरान की तरफ से इस पर बहुत तीखा रिएक्शन आया। उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा, ये समंदर में एक अत्याचार है, बिना किसी वार्निंग के हमला किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स को इस तरह की मिसाल कायम करने पर बहुत पछतावा होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस एक्शन को कंफर्म किया। उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने इसे एक खामोश मौत बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में ऑपरेशंस का एक बड़ा विस्तार है। तो एक तरफ ये जियोपॉलिटिकल बयानबाजी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ समंदर में भारत अपना काम यानी खोज और बचाव का मिशन लगातार जारी रखे हुए था। और आज भी इंडियन नेवल शिप इशक उस इलाके में मौजूद है। वो एक ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के तौर पर, मतलब एक मानवीय प्रयास के रूप में लापता हुए लोगों को ढूंढने का काम कर रहा है।